हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में सेट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 8। ठीक है। और इसका नाम है हमारे पास फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और ये नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है। और अगर हम पुरानी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। अब इस वाली वीडियो में हम सारे ही जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वाले चैप्टर के पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है। इसमें देखो हमारा मेनली क्या होता है, हमारे पास फोर्स के बारे में समझना है और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में समझना है। ठीक है। 3 लॉ हैं, तीनों लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये वन शॉट वीडियो आने वाली है और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो कमेंट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स की बात हो रही है एंड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, हमें इसमें समझ में आ रहा है हमें क्या पढ़ना है। फोर्स के बारे में पढ़ना है और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसलिए बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। हमने ये बहुत प्रीशियस नोट्स हैं जिससे इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में बने हुए हैं। तो फोर्स होती क्या है, अब चलो फोर्स को समझते हैं। फोर्स होती क्या है, फोर्स का मतलब क्या है, इसकी डिफाइन क्या है, ये है हमारे पास। एनी पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल करना या फिर पुश करना जो हो रहा है वो क्या होती है, फोर्स। अब जैसे मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम उस पे। तो इसकी फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है हमारे पास। एनी पुल और पुश, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल हो या फिर पुश हो, मतलब धकेला जाए या खींचा जाए, उसको ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी फोर्स की बेसिक यूनिट, और फोर्स भी समझ में आ गया होता क्या है। ठीक है। अब फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एफ इजकल टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। ये हमें याद रखना है। ठीक है। देन हमारे पास जो फोर्स होती है हमारे पास, अगर इसमें नेक्स्ट देखें हम फोर्स के बारे में, देखो ऑल अबाउट हमने यहाँ पे इजी वे में लिखा हुआ है। फोर्स को अगर हम समझे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखो मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आती है जो मेजर करी जाती है, पर डिपेंड करता है कि भाई किस तरफ फोर्स लग रही है, ये डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक। देन हमारे पास जो फोर्स है, अब एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। अब जो फोर्स लग रही होती है अर्थ से भी तो लगती है हमारी बॉडी पे, जो फोर्स लग रही होती है, जो अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगती है। तो अब उसको अगर हम देखें तो 1 किलो जो फोर्स होती है ना, या फिर 1 किलो वेट जो होता है, 1 किलो वेट जो होता है, यहाँ पे टी है, 1 किलो वेट जो होता है वो हमारे पास 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब न्यूटन क्यों बोला, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। ये हमें याद रखना है। फोर्स की एसआई जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स में देखते हैं तो 1 kg वो फोर्स है ना जो, वो हमारे पास 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि 1 किलोग्राम फोर्स कितने न्यूटन के बराबर है, तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। और अगर 1 ग्राम ऑफ फोर्स पूछा जाए तो वो 980 न्यूटन के बराबर है। तो ये यूनिट कन्वर्जन थोड़ा याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो 1 न्यूटन जो फोर्स होती है, 1 न्यूटन जो फोर्स होती है वो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 डाइन के बराबर होती है। नहीं सॉरी, 8 नहीं, 5 आएगा। ये 5 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होगा ये। इसको हम चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे होगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होती है। ये यूनिट है एक हमारे पास, ये बहुत वाला डाइन नहीं है। ठीक है। तो याद रखना है कि 1 न्यूटन जो होती है वो हमारे पास 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होते हैं। ये भी यूनिट कन्वर्जन हमें याद रखना है। देखो ये यूनिट इसलिए बता रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, या फिर 1 किलो फोर्स कितने न्यूटन के बराबर होती है, 1 ग्राम फोर्स कितने न्यूटन के बराबर होती है। ये पूछी जाती है कई बार क्वेश्चन में, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स। ठीक है। फोर्स में हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है वो देखा, फोर्स का फॉर्मूला देखा, ऐसा यूनिट देखी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है वो कितने न्यूटन के बराबर होती है हमारे पास, वो भी देखी। तो यूनिट कन्वर्जन भी हमने लगभग लगभग देख लिया इसमें। अब चलते हैं अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स से होने वाले क्या क्या इफेक्ट हैं उन चीजों को हम समझेंगे। तो देखो, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स जो है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकती है। स्टेशनरी का मतलब है कि जैसे कोई चीज रेस्ट पे है,
ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल एक रखी हुई है, अब उस स्टेशनरी बॉडी पे अगर बॉल पे हम क्या करें, किक करें, तो वो मूव हो जाएगी ना। तो हमने फोर्स लगाई अपने लेग से बॉल पे, तो वो मूव होने लगी। तो ये क्या होता है, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी, कि किसी रेस्ट वाली चीज को वो मोशन में ला सकती है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखो फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकती है, रोक सकती है। कैसे रोक सकती है, देखो जैसे मान लो बॉल आती है हमारे पास, तेजी से बॉल आ रही है, तो उसको हम अपनी फोर्स लगा के रोक लेते हैं ना। तो वही चीज इसमें बता रखा है, वो भी एक फोर्स का ही इफेक्ट है। फोर्स लगा के, जैसे मान लो कोई तेजी से चीज चलती हुई आ रही है, उसे हम अपने प्रेशर लगा के फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसे रोक देते हैं। तो ये वो उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अब ये कह रहा है कि फोर्स जो है ना, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है। अब इसका एग्जांपल कैसे समझोगे, देखो हमारे पास जैसे मान लो कोई भाग रहा है, अगर उसके हम पीछे से हम पुश कर दें, धक्का दे दे, तो उसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी और वो आगे जाके क्या होएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि फोर्स से हम किसी भी मूविंग बॉडी का क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक लड़का चलता हुआ जा रहा था, वो अपनी स्लो मोशन में चल रहा था, हमने उसे तेजी से धक्का मारा, पीछे से फोर्स लगाई, वो तेजी से एकदम से आगे बढ़ेगा। तो हुआ ना, चेंजेस हुए ना, तो ये वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है और साइज भी चेंज कर सकती है। इसका एग्जांपल अगर हम समझे, देखो बलून होता है, बलून में हम अगर दबाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और साइज भी चेंज हो जाता है। तो इसका वो एग्जांपल हो गया। तो ये हमें इसके चारों इफेक्ट याद रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़े इफेक्ट ऑफ फोर्स। देन हमारे पास आता है, फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। फोर्स जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। अब वो कौन कौन सी टू टाइप्स की होती हैं वो देखनी है। एक होती है हमारे पास बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्स में वो जीरो के इक्वल नहीं होता। अब इसको हम समझेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है ये, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इधर वाली साइड से भी क्या लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, और इधर वाली साइड से भी लगा रहा हूँ मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, अब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, तो बैलेंस फोर्स हुई क्या, ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट तो कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि काम तो कुछ हुआ ही नहीं, रिजल्टेंट जीरो हो गया, फोर्स वेस्ट गई हमारी। तो इसमें बैलेंस फोर्स में हमेशा रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब अनबैलेंस का देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया, सरफेस लेने के बाद यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब एक साइड से मैं लगाता हूँ 5 न्यूटन की फोर्स, और दूसरी तरफ से लगाता हूँ मैं 10 न्यूटन की फोर्स। फिर अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो किधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा ना, क्योंकि इधर से कम फोर्स लग रही है, इधर से ज्यादा लग रही है, तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स इधर से आके इधर आ जाएगा। तो कुछ तो रिजल्टेंट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो दूरी तय की इसने, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ यूनिट में आ जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर में आ जाएगा। तो ये जीरो नहीं होता। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स में। और देखो अनबैलेंस फोर्स लगी, इधर से 5 न्यूटन, उधर से 10 न्यूटन। अब इसको एक एग्जांपल से समझे। अब मान लो कोई एक हल्का सा बॉय है, मतलब कम वेट वाला बॉय है, और एक हैवी वेट वाले बॉय से क्या करता है, कुश्ती करता है। तो जो हैवी वेट वाला है उसे तो पीछे धकेल देगा। ठीक है, धकेल देगा ना। तो उसी तरीके से ये हम उसको फोर्स को समझ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्स, हमारे पास मेनली बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमने फोर्स के बारे में तो सारा कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ मोशन, मोशन के बारे में। जितने भी मोशन के द्वारा लॉ बने हैं, या फिर मोशन के 3 लॉ हैं हमारे पास, तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन आए कहाँ से है। देखो एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली। ये साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली सेड दैट द ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। इन्होंने कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर दूसरी फोर्स ना लगे। इन्होंने ये हमें बताया है। अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे मान लो कोई एक बॉल है, वो चलती हुई आ रही है, किसी ने फेंकी है तेजी से, वो तब तक चलती रहेगी जब से उसके अपोजिट क्या है, उसकी क्या ना लगे, उसमें फोर्स ना लगे। ठीक है, अब फोर्स कैसे लगती है, आप क्या होगा कि भाई फोर्स तो उसमें कैसे लगती है, मान लो नीचे जाके भी तो रुक जाती है, और जो सरफेस होता है, सर्फ से इनर्शिया लगता है। जैसे मान लो सरफेस है, बॉल इधर चलती जा रही है, तो यहाँ से क्या होता है, ये रिगड़ लग रही है ना, सरफेस की रिगड़ लगती है, यहाँ पे लग लग के तो रुकती है, एकदम से तो रुकती नहीं। तेजी से बॉल आ रही है, मान लो तेजी से बॉल आ रही है, यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ आके रुकेगी कहीं पे जाके, थोड़ी दूर जाके, क्योंकि वहां पे सरफेस ने क्या लगाया होता है, उस पर फोर्स ऑफ इनर्शिया लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी कांस्टेंट स्पीड में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें।
देन फिर उसके बाद हमारे पास न्यूटन सर आए, हमारे पास न्यूटन सर ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। इन्होंने ही जो आइडिया था गैलीलियो गैलीली का, इनके आइडिया पे क्या क्या स्टडी की और फिर 3 लॉ बनाए इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो किसके आइडिया पे बने हैं, वो गैलीलियो गैलीली के आइडिया पे बने हैं, और बनाए किसने, न्यूटन सर ने बनाया है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूटन जो है स्टडी की थी जो गैलीलियो गैलीली का जो आइडिया था, उसी चीज पे उन्होंने स्टडी करके आगे जब जाके उन्होंने क्या बनाया, लॉज बनाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इस वाले नाम जो है, फर्स्ट लॉ का नाम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये लॉ हमें बताता क्या है, वो चीज हमें समझनी है इसमें। ये कहता है एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये कह रहा है एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द चेंज इट्स स्टेट। इसका कहने का मतलब ये है, ये जब तक रेस्ट में रहेगा, जैसे मान लो बॉल रखी हुई है यहाँ पे हमारे पास सरफेस में, ग्राउंड में बॉल रखी हुई है, ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसे कोई पर्सन आके हिट ना करे। जब तक कोई पर्सन आके इसे हिट ना करे तब तक वो किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो इनका कहने का मतलब ये है, ये हमें ये बताता है कि भाई ये फर्स्ट लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, और तब तक वो मोशन में रहेगा तब तक उसमें अपोजिट कोई फोर्स ना लगे उसे रोकने के लिए। तो फर्स्ट लॉ से हमें ये पता लगता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है, या चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, मूविंग में हो, स्पीड में हो या कौन सा स्पीड में हो, तो वो तब तक रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग के या तो उसे रोके ना, या फिर रेस्ट से उसे मोशन में ना लाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है। अब इसका देखो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। ये कह रहा है जब तक, अभी जैसे हमने समझा ना कि बॉल मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके ऊपर से, तब तक वो मोशन में ही रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें यही समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और मोशन में तब तक रहेगा जब तक कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स लग के उसे कोई रोके ना। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, अब इसमें ना इसे समझने के लिए ना हमें एक इनर्शिया भी समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहा है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इनर्शिया होता क्या है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। यहां से समझते हैं इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है अपने स्टेट पे बने रहने के लिए, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बना हुआ है, मोशन में है तो मोशन में बना हुआ है, मोशन में ही है। तो मतलब अपने स्टेट में रहने के लिए जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है या नेचुरल एबिलिटी जो होती है उस वाले ऑब्जेक्ट की, अब जैसे मान लो 5 kg 5 न्यूटन इसकी एबिलिटी है, जब तक इस पे 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी ना तब तक ये मूव नहीं करेगा, तब तक वो रेस्ट में रहेगा। अगर मैं इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं तो मूव कर जाएगा, तो इसका स्टेट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेट क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा, रेस्ट से मूविंग में आ जाएगा। तो नेचुरल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है अपने स्टेट को बनाए रखने के लिए, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। अब जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये तो रेस्ट वाला हमने देख लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो वो स्पीड से मूव कर रहा है 20 न्यूटन की फोर्स के साथ वो मूव कर रहा है, जब तक उस पर 20 से अब जब तक यहाँ पे 20 से अब न्यूटन की फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो किस में रहेगा, उसमें ही रहेगा, मोशन में। ठीक है, तो उससे अब उसमें हमें फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके वो क्या करेगा, वो स्टॉप हो पाएगा, मूविंग से रेस्ट में आ पाएगा। तो इसमें यही समझना, तो इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल एबिलिटी जिससे वो अपने स्टेट में स्थिर रह सके, बनाए रह सके। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया हमेशा जो होता है, ये याद रखने वाली चीज है, इनर्शिया जो होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास का मतलब ये होता है जितना भी उस ऑब्जेक्ट का मास होगा ना, मान लो इसका 10 किलोग्राम मास है इसका, तो ये 10 किलोग्राम मास का मतलब ये है उतने ही ये इस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट कर पाएगा अपने अंदर। अब ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लो कोई भारी वेट वाला कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम मूव कराने के लिए हमें 2-3 जने लगने पड़ते हैं उसे मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। ठीक है, तो
इनर्शिया जो है प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इनर्शिया। अब इसमें हम समझेंगे क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होता है, या फिर उसके एग्जाम्पल क्या है, इसे एग्जाम्पल के तौर में भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, अब एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस। एक पर्सन जो है बस में खड़ा हुआ है, फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। देखो जब हम बस में खड़े होते हैं तो खड़े हैं, अब जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो एकदम पीछे की तरफ झटका लगता है ना, हम पीछे की तरफ गिरने को जाते हैं। तो वो भी क्या था कि अब वो कोई पर्सन है, वो बस में खड़ा हुआ था, अब बस एकदम से स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, इसके अपोजिट फोर्स लगी इसमें, ठीक है। बस से क्या लगी, फोर्स लगी इसमें, तो वो पीछे की तरफ निकला, ठीक है, पीछे की तरफ वो गिरने को हो गया। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी एक किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो रेस्ट वाली पोजीशन में था, अचानक से बस में से फोर्स लगी उसे, बस के सरफेस से, और वो पीछे की तरफ मूव हुआ, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल क्या, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अब मैंने बॉल का एग्जाम्पल तो आपको दिया था कि ग्राउंड पे बॉल जब तक रोल करेगी जब तक उसकी पूरी फोर्स क्या है, खत्म ना हो जाए जो इनर्शिया से लग रही है, जो सरफेस। देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे बॉल है, इनके बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ना, वही हमारे भी इनर्शिया फोर्स होगा। अब जैसे मान लो कोई भी इंसान है, चल पा रहा है, ठीक है, मूव कर पा रहा है, जो चलते हैं हम, वो कैसे चल पाते हैं, जो हमारा पैर है ना, वो पैर जो हमारे लेग्स होते हैं, फुट होते हैं, उनके बीच में और हमारे सरफेस के बीच में क्या होता है, इनर्शिया हो रहा होता है। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्लेन सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस होता है, उस पर फिसल जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, इनर्शिया जो फोर्स लग रही होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनर्शिया होना जरूरी होता है जब भी हम इस पर चलते हैं। अब देखो जैसे मान लो जो रोड होता है वो खुरदुरा होता है, थोड़ा सा रफ होता है, तो उस पर हम इजीली चल पाते हैं, भाग पाते हैं, ठीक है। पर अगर हम वही प्लेन वहां पे फर्श पे चले, उस पर पानी डाल दे, तो उस पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें से इनर्शिया की जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हमें इसमें याद रखना है एक एग्जाम्पल के तौर में, ठीक। तो अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये क्या होता है ये भी समझा हमने, और इसके एवरीडे एग्जांपल कौन से हैं वो भी हमने देखे, और इसके साथ साथ लॉ ऑफ इनर्शिया इसका नाम है। तो इनर्शिया होता क्या है एक्चुअल में, वो भी हमने इसमें समझ लिया। देखो बहुत डीप चैप्टर है, बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से एक बार भी रिवाइज करोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। तो अब फर्स्ट लॉ का जो है हम प्रूफ करते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उन्होंने जो हमें दिया था उसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी फोर्स है, लेट करते हैं हम, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, लेट करते हैं। हमारे पास जो है फोर्स जो है वो हमारी 0 न्यूटन है, हमने लेट कर ली, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब हमारे पास, हमने याद हो मोशन वाले चैप्टर में देखा था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम इसमें पुट करेंगे, ये प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो मास मल्टीप्लाई में हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद फोर्स हमने लेट क्या किया, 0, तो फोर्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास मास इनटू में v माइनस यू है, v माइनस यू है हमारे पास, टी इधर डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, तो टी को इधर भेज दिया हमने मल्टीप्लाई में। अब टाइम तो यहाँ पे 0 हो गया, देन हमारे पास यहाँ क्या बचा, मास मल्टीप्लाई में v माइनस यू, ये हमारे पास यहाँ पे बचा। फिर हमारे पास मास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आया, डिवाइड में भेजा, यहाँ पे मास आया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, v माइनस यू। देन हमारे पास जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर बचा हमारे पास माइनस v माइनस यू, यू इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो u इधर आया, यहाँ पे बचा v। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर फोर्स 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव ही नहीं कर रहा। अब देखो ना ही, अब हमारे पास फोर्स 0 लग रही है, 0 न्यूटन की, क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा। तो उसकी इनिशियल जो शुरुआती वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, वो दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंस, यहाँ पे फाइनल, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी
सेम या इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ कि भाई ये कह रहा है। अभी देखो फर्स्ट लॉ इसमें हमने क्या प्रूफ करा है, हमने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पे उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर हमने किसी भी, ये मान लिया हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कुछ है यहाँ पे, उसमें जीरो फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या वो मूव करेगा? रिजल्टेंट होगा उसमें? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। ये हमें याद रखना है, बहुत ईजी है, इजीली याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो एक एक चीज को हम प्रूफ के साथ भी देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, उसको पढ़ते हैं अब। देखो इसमें हमें क्या बताया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of the force। ये कह रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो चेंज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अनबैलेंस फोर्स जो उस पर हमने अप्लाई करी है। अब देखो इससे पहले ना हमें मोमेंटम समझना होगा, इसे समझने से पहले, क्योंकि मोमेंटम का बात हो रही है, मोमेंटम ही नहीं पता होगा क्या है तो कैसे समझ में आएगा। तो मोमेंटम समझते हैं। देखो यहां से समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? इट इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक पावर होती है मोशन की, कि कितनी पावर से वो उसका मोशन हो रहा है। देखो कोई जना बहुत तेजी से भाग पाता है, कोई जना बहुत स्लो भाग पाता है, तो सबकी अलग अलग पावर होती है ना। तो मोशन होने की जो एबिलिटी होती है, मोशन की जो पावर होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है। अब देखो मोमेंटम हमने समझ लिया, अब सेकंड लॉ हमें बताना क्या चाहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो चेंज आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी उस पर फोर्स लगे। कहने का मतलब ये है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो मोमेंटम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, अब जितनी हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा लगाएंगे उतना उसमें चेंज आएगा, जितनी कम लगाएंगे उतना उतना उसमें कम चेंज आएगा। ये हमें ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कोई इंसान भाग रहा है, ठीक है, अब उसके भागते हुए उसका उसका मोमेंटम कम है अभी मान लिया, अगर हमने उसमें पीछे से फोर्स लगा दी, तो क्या होगा? उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वही वाली बात है। ठीक है, तो अब हमने मोमेंटम तो समझ लिया। देखो इसमें लिखा हुआ था फर्स्टली हैव टू नो अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को हमने समझा, ये पावर ऑफ मोशन है, कि मोशन कितनी तेजी से हो रहा है, ठीक है, कितनी पावर से हो रहा है। तो और मोमेंटम की हमें ऐसा यूनिट भी याद रखनी है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पेपर में पूछी जाती है, याद रखना है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन भी याद रखनी है, ये एक पावर ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और मोमेंटम को पी से डोनेट करते हैं, मास को स्मॉल एम से, वेलोसिटी को वी से डोनेट करते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। और सेकंड लॉ की डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आती, एक दो बार देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर हम सिंपल वे में समझे तो यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो चेंज हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। अब देखो, अब अब यहाँ पे लिखा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम जो होता है ना, यहाँ पे देखो मोमेंटम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास इनटू वेलोसिटी पे। ठीक है, कि जितना उसका मास होगा, जितना वेट होगा और उसकी जितनी स्पीड होगी, वो मोमेंटम उस पे ही डिपेंड करेगा। अब मान लो एक पर्सन है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, उसका मास है हमारे पास, मान लिया 50 kg मास है उसका, और वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी चल रहा है? मान लिया वो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। तो ये हमने एक 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 पर्सन की ये देखी हमने। और फिर दूसरा पर्सन लिया हमने, दूसरे पर्सन में देखा उसका 100 kg जो है मास है, और वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम इसका ज्यादा होगा इसका ज्यादा होगा? जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो मोमेंटम इसका ज्यादा होगा और इसका मोमेंटम इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे पता लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्सन का मोमेंटम कम है ज्यादा है, जितना उसका वेट और स्पीड है उसके हिसाब से हम उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं। और ध्यान रखना, कोई भी अगर मूव नहीं कर रहा, जैसे मान लो इसका 100 किलो वेट है, पर ये मूव नहीं कर रहा, इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसमें पी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, नोट करके लिखा हुआ तो। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक मास एम है, ठीक है,
तो हमने कोई एक मास ले लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एम ले लिया, अब वो मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, राइट साइड में मूव कर रहा है। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा है किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, वो आगे भी मूव कर रहा है पर हमने यहाँ तक ले लिया, वो यहाँ तक पहुंचा है। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में अगर मोमेंटम देखे तो क्या होगा हमारे पास, P1 लिया हमने इक्वल टू m मल्टीप्लाई u, इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे मास u आएगा ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। देन हमारे पास कुछ टाइम बाद वो पहुंचा यहाँ पे, हम यहाँ तक का देख रहे हैं, तो वो P2 हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, एंड में वेलोसिटी कितनी उसकी। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब शुरुआत का हमने मोमेंटम यहाँ पे देखा और आखिरी का, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने इसमें देखा, ऐसे ही इसे प्रूफ करना है इसी डायग्राम के साथ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अब हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना चेंज हुआ है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। तो फोर्स हमने ये लिखा है यहाँ पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम यू, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे रखा, इसमें से हमने क्या करा, m कॉमन लिया, m कॉमन लिया तो v माइनस यू बचा यहाँ पे हमारे पास, v माइनस यू बचा। देन हमारे पास v माइनस यू और अपॉन t। अब देखो हमारे पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, अगर इस वाली चीज को हम देखें, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का, तो यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास इनटू एक्सीलरेशन पे, स्पीड जो होती है उसकी, ठीक है, कितनी स्पीड बढ़ रही है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। देन हमारे पास अब प्रोपोर्शनल हटा दिया हमने, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हटाया कैसे जाता है, ग्रेविटी को हटाने के बाद, ग्रेविटी जो होती है उसको हटाने के बाद प्रोपोर्शनल हटाया जाता है। तो यहाँ से मेन हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकलता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा कहाँ से निकलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने जो प्रूफ करा हुआ है, ठीक है। जो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा, एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सिलरेशन। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड भी हो चुका है लॉ प्रूफ, हिंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करना है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको मूविंग दिखा दिया, देन उसका फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद उसको हमने फॉर्मूले में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास था सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम। बहुत अच्छे से समझा है और सबसे इजी तरीके से, बहुत कम स्टेप में ये हमने समझा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम समझने वाले हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कह रहा है हर एक एक्शन जो होता है ना उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है कुछ ना कुछ। अब जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पे, मतलब कि इसका पहले लॉ का मतलब समझ लो कि हम कोई भी जो एक्शन करेंगे ना उसके अपोजिट उतना ही रिएक्शन होगा जितना भी हम एक्शन करेंगे। अब उसको एग्जाम्पल में समझते हैं यहाँ से। देखो कोई रॉकेट है, अब रॉकेट जब वो नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड में जाता है, वो ऊपर कैसे जा पाता है, अब वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो इसमें हम इसका कलर चेंज करते हैं पहले, जितना भी रॉकेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जितनी रॉकेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, उतनी ही स्पीड से वो ऊपर जा पाएगा। तो डिपेंड करा ना, तो एक्शन इधर की तरफ हुआ नीचे की तरफ, पर रिएक्शन किधर हुआ, ऊपर की तरफ। तो रॉकेट का हवा में ऊपर की तरफ जाना वो किस पे डिपेंड करता है, रॉकेट के जितने भी इंजन होते हैं वो जितना भी नीचे अर्थ अर्थ सरफेस पे फोर्स लगाएंगे उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है हर एक एक्शन पे इक्वल रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारा ये था। चलो अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे मान लो कोई गन मैन है, वो गन चला रहा है, तो जैसे ही गन फायर करता है, गन फायर करता है तो अंदर से क्या होता है, फोर्स लगती है गन पे और एकदम से आगे की तरफ जाती है। पर उसके देखो रिएक्शन एक्शन हुआ हमारे पास, गन को फायर करा गया, पर जैसे ही वो गन जो गन से गोली निकली, एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है, जो हैंड जो पीछे की तरफ झटका मारता है। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है रिकॉइल फोर्स ऑन अ गन। तो क्या होता है हमारे पास, जैसे ही बुलेट यहाँ पे फायर हुई तो गन से एकदम हैंड पे क्या लगता है, झटका, पीछे की तरफ बहुत तेज झटका लगता है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें, जैसे मान लो हम बोट में, बोट से जैसे ही हम यहाँ पे जैसे देखो स्टेप है हमारे पास, इसने एक्शन लिया यहाँ पे, तो इस वाले फ्लैग ने इधर अपोजिट की तरफ फोर्स लगाई, तो आगे की तरफ चलना उसका, पीछे की तरफ पैर से फोर्स लगी और बोट क्या होती है, पीछे मूव हो जाती है। ये कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होगा, जब हम बोट वगैरह में चढ़ते हैं
या फिर उससे उतर रहे होते हैं, तो जैसे ही हम आगे जाते हैं तो बोट हल्की सी पीछे से रखती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम जितनी फोर्स से आगे की तरफ गए ना, उससे अपोजिट इक्वल फोर्स उसमें हम लगा के जाते हैं। तो ये इसका हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो एक एक और बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जब किसी के गाल पे थप्पड़ मारते हैं, तो उस पे जो हमने एक्शन किया, उसके गाल पे जो चोट लगी, उससे अपोजिट में हमारे हाथ में भी तो कुछ ना कुछ चोट लगती है ना, असर होता है, उसका इफेक्ट तो होता है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर थोड़ा फन वे में समझे तो। देन हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन समझनी है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन हमारे पास पहली आती है, वॉकिंग इज अनेबल बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो जो हम चल पा रहे हैं वो किसके बदौलत है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बदौलत है हमारे पास। ठीक है, हम चल पा रहे हैं क्योंकि देखो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, तो ये सही लिखा है, वॉकिंग इन इज अनेबल, जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, थर्ड, सेकंड नहीं है, थर्ड लो, सॉरी यहाँ पे थर्ड थर्ड आएगा ना, सेकंड क्यों लिख दिया वो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वॉकिंग जो है इज अनेबल बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे अनेबल है, अब देखो जैसे यहाँ पे चल रहा है, अब कोई भी पर्सन जो होता है अगर वो चल रहा होता है, तो क्या होता है, ऐसे जब आगे की तरफ फुट करता है तो अर्थ पे वो फोर्स लगा के आगे की तरफ बढ़ता है। देखो जैसे रन अप लेता है कोई, तो तेजी से एकदम से पीछे की तरफ फोर्स लगती है ना, जैसे मान लो जैसे टायर का व्हील होता है, तो वो क्या करता है, अर्थ पे सरफेस लगाता है, तब जाके ऐसे फोर्स लगती है, तो यहाँ से अर्थ सरफेस पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, तब वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो वॉकिंग जो है, जो हम चल पा रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं, कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रही होती है, इन दोनों के बीच में इनर्शिया फोर्स। ठीक है, ये याद रखनी है, सॉरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड नहीं था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। देन हमारे पास अ बोट मूव्स बैक, अगला एग्जांपल जो हमारे पास, अ बोट मूव बैक व्हेन वी डिबोर्ड इट, जब हम बोट से उतरते हैं तो बोट जो है पीछे की तरफ मूव करती है, ये भी इसका एक एग्जांपल है, ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। या फिर रिकॉइल ऑफ गन, जो हमने यहाँ पे अभी समझा, ये रिकॉइल ऑफ गन होती है। रोइंग ऑफ बोट, अब देखो बोट जब हम चप्पू से चलाते हैं इस वाले तरीके से, तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो बोट आगे की तरफ मूव करती है ना, जो चप्पू होता है बोट चलाने वाला, उससे हम पानी में अंदर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, फिर वो आगे की तरफ चलती है। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन के, उससे हम काम ले पा रहे हैं, पानी की तरफ हम पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे तो बोट आगे की तरफ मूव करेगी। ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस थे, और इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, इजीली समझ में आ जाता है, और ये ठीक है, बस यहाँ पे एक इसका मिस था, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं। देखो हमने तीनों लॉ पढ़ लिए मोशन के, पर हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमें इसमें समझना होगा। ठीक है, ये अलग से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो देन हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। ये कह रहा है ड्यूरिंग एनी कोलिजन, मतलब कि एनी कोलिजन मतलब किसी भी टकराव, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी दो दो चीज आपस में अगर टकरा जाए, जैसे मान लो कोई एक गाड़ी है, हम ऐसे रफली बनाते हैं, और यहाँ पे दूसरी गाड़ी आपस में अगर हिट कर जाए, आपस में अगर हिट कर जाए, तो उस दौरान की बात हो रही है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन ऑलवेज टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कह रहा है जो इनका मोमेंटम पहले था, पहले जिस स्पीड से चल रहे थे, और ये वाला पहले जिस स्पीड से चल रहा था, जितना मोमेंटम इसका होगा और जितना मोमेंटम इसका होगा, कि पहले जितना था कोलिजन के बाद उतना ही होता है, इक्वल होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इनका कुछ वेट है, तो इनका कुछ मोमेंटम होगा यहाँ पे हमारे पास। फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। इस टाइम की बात नहीं हो रही, ये इस वाले टाइम का जो मोमेंटम होगा और इस वाले टाइम का जो मोमेंटम होगा, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से हमें ये समझना है कि जब वो टकराता है, उस टाइम पे उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। पर इससे पहले जो मोमेंटम था और जो इसके बाद मोमेंटम है, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें हमें ये समझना है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होता है किसी भी कोलिजन के बाद। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं, फोर्स हमारी इन दोनों की तरफ से जो हमारी शुरुआती जो फोर्स है वो F1 है, और बाद की जो फोर्स है वो हमारी F2 है, उसे हमने नेगेटिव में लिया हुआ है, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगी है वो हमारे पास। ठीक है,
देन हमने F1 का फॉर्मूला लगाया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, वो होता है मास, वैसे मास इनटू एक्सीलरेशन हो, तो एक्सीलरेशन के हमने v1 माइनस u1 अपॉन में टाइम ले रखा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला रखा है एक्सीलरेशन का, देखो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फर्स्ट वाले केस के लिए है और ये हमारा सेकंड वाले केस के लिए, इसमें ड्यूरिंग कोलिजन वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं। ये वाला कौन सा टाइम है जब वो कोलिजन कर रहे हैं, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होता है, इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। चलो अब यहाँ पे हमने क्या करा, देखो नीचे दोनों में क्या है, टाइम, दोनों के फ्रैक्शन में टाइम है, टाइम से टाइम को यहाँ से कट गया, ये यहाँ पे कट गया। देन हमारे पास क्या हुआ, मास की हमने इधर भी मल्टीप्लाई करी, जो m1 ले लेते हैं यहाँ पे m2 ले लेते हैं। मास की हमने मल्टीप्लाई करी तो मास की v1 में मल्टीप्लाई तो m1 v1 आया, मास की हमने u1 में मल्टीप्लाई करी तो m1 u1 आया। देन हमारे पास क्या हुआ, एक सेकंड यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं ये वाला पार्ट, और पेन को कर लेते हैं वाइट। तो यहाँ से हमने इसे काटा ऐसे करके, तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई दोनों में, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आई। ऐसे ही यहाँ पे माइनस भी है भाई, ऐसे ही हमने क्या करा, इसके मल्टीप्लाई करी, ये माइनस चल रहा है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे अभी। देन यहाँ पे हमने m2 की मल्टीप्लाई करी v2 में, ये आया हमारे पास, m2 की u2 में करी, यहाँ पे ये आया हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास माइनस की मल्टीप्लाई हुई, अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट हटाता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो देखो माइनस की मल्टीप्लाई होने पर एक स्टेप यहाँ पे कम है, देखो इस वाले माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला देखो ये पॉजिटिव था पहले, अगर देखो बाद में दिखाई तो ये पहले पॉजिटिव था यहाँ पे, तो माइनस हो गया, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, m2 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं v2 माइनस u2 में, तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस m2 और v2, हम माइनस के m2 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस m2 u2, ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन है ये, ठीक है। ऐसे आया हमारे पास ये। देन हमारे पास जो माइनस का है उसको हम इधर ले गए प्लस का, और जो इधर माइनस का था उसको इधर ले गए प्लस का, तो देखो m2 और v2 इधर आया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, m1 v1 m2 v2 ये इधर आ गया। देन ये हमारे पास m1 u1 इधर चला गया, देखो इनिशियल वेलोसिटी और मास हो गया, इनिशियल वाली कंडीशन हो गई है हमारे पास दोनों, और ये वाली हमारे पास फाइनल वाली होगी, दोनों आपस में इक्वल आ गई, यहाँ पे हेंस प्रूफ्ड हो गया। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होता है। हमने क्या करा, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा या फोर्स का फॉर्मूला लिखा कि मोमेंटम फोर्स कितनी है उनमें, दोनों को इक्वल में रखा, ठीक है। इक्वल में रखने के बाद उन्हें क्या कर दिया, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट, हमने इसमें सारे ही चैप्टर, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और इजी नोट के साथ समझा है। कम से कम हमने इसमें राइटिंग वर्क लिया जिससे ज्यादा से कम शॉर्ट नोट्स में ही हम इसे अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो इसको बहुत एक दो बार रिवाइज करोगे अच्छे से समझा जाएगा। प्रूफ भी याद रखना, यूनिट भी याद रखनी है, और फोर्स की कितने न्यूटन फोर्स होती है और कैसे हम उसको चेंज करते हैं, हमें ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।